वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो चैप्टर नंबर आपका 2 है। कौन सा? पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का जो दो ध्रुवीयता का अंत या फिर दो ध्रुवीय जो विश्व था उसका अंत हो गया था। तो ये चैप्टर है आपका। तो इसमें देखिए, इसके हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम एमसीक्यूज़ किस टाइप से करते हैं। पहले हम जो नोट्स हैं उसे देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम अपने कवर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो नोट्स है, ये पोर्शन यहाँ पर आपको दिया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बच जाती है, यानी कुछ समझने की चीज़ें होती हैं, वो हम एमसीक्यूज़ के साथ करते हुए चलते हैं। तो देखिए, बर्लिन की जो दीवार है वो कब गिरी थी? वो 1989 में गिराई गई थी। आपको ध्यान रखना है, बर्लिन की जो दीवार थी वो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को डिवाइड करती थी, उसे बांटती थी। जब जर्मनी के जो लोग हैं वे आक्रोश में भर गए तो उन्होंने क्या किया, जो बर्लिन की दीवार, जिसे क्या शीत युद्ध का एक प्रतीक माना जाता था, उसे तोड़ गिराया। तो कब गिराया था? सन 1989 में गिराया था। और जर्मनी का जो एकीकरण है फिर वो कब हुआ? जब बर्लिन की दीवार सन 1989 में गिराई गई तो 1990 में जाकर एकीकरण हो गया जर्मनी का, यानी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया। तो ये बात हमने पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी देखी थी। ये दोनों चैप्टरों में ये बात कॉमन है आपकी। अब देखिए, जो सोवियत प्रणाली है, जैसे कि आपको पता होगा, जो सोवियत संघ है और यूएसए, ये दो महाशक्तियाँ थी विश्व में। तो जो सोवियत प्रणाली है, बेसिकली हमें उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये दो ध्रुवीयता का अंत है, यानी कि विश्व में जो दो ध्रुवीयता हो गई थी, दो ध्रुवीय विश्व हो गया था। इसका मतलब है विश्व में जो दो महाशक्तियाँ थी वो उनके पास सारी की सारी पावर चली गई थी, दो महाशक्तियाँ बनकर बैठ गई थी, तो उसका अंत हो गया था। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो कब हुआ था उसका अंत? उसका अंत हुआ था 1991 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ था वैसे ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया था। अब जो सोवियत प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो रूस है, रूस में 1917 में क्या हुआ था, समाजवादी क्रांति हुई थी और उसी के बाद क्या है, ये जो सोवियत प्रणाली है वो अस्तित्व में आई थी। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि रूस की क्रांति के बाद 1917 की जो रूस की क्रांति थी उसी की वजह से जो सोवियत प्रणाली है वो आई थी अस्तित्व में। और इसमें जो है 15 गणराज्य, यह क्या था, एक 15 गणराज्यों का मिला हुआ एक रूप था जिससे सोवियत प्रणाली या फिर यूएसएसआर कहा जाता था। और इसका विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। किस टाइप से हुआ इसका विघटन? तो 1991 में जो बोरिस, जैसे कि आपको पता होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका 70 साल तक शासन रहा था, किस पर? सोवियत संघ में। पर क्या हुआ, जो बोरिस येल्त्सिन है उसने क्या किया, आम चुनाव के जरिए 1991 में यूएसएसआर में क्या किया, वह जीत गया। उसी के बाद क्या हुआ 1991, क्योंकि बहुत सारे कारणों से जो यूएसएसआर है उसके विघटन के बहुत सारे कारण हैं, उसका हमने डीप में चैप्टर 2 में अच्छे से नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो एमसीक्यू से जो मेन रिलेटेड पॉइंट है वो यहाँ पर आपके कवर किए जा रहे हैं। तो 1991 के दिसंबर में क्या किया, येल्त्सिन के जो नेतृत्व में, क्योंकि येल्त्सिन की सरकार बन गई थी, तो उसके नेतृत्व में तीन जो ये हैं, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने क्या किया, यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा कर दी थी और उसी के साथ क्या हुआ, यूएसएसआर समाप्त हो गया। नोट्स की बात होगी। अब थोड़े से और भी जो कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में क्या है, इस चैप्टर 2 में से आपका क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज के, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख नेता है सोवियत संघ के अंतर्गत, तो उसमें कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। और उनका नेतृत्व कब से लेकर कब तक हुआ था? 1870 से लेकर 1924 तक हुआ था। तो अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये नेता, इनके बारे में पूछा भी जाता है। तो बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके संस्थापक भी कौन है? यही रहे थे, लेनिन रहे थे। और रूसी क्रांति में भी एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी 1917 में, क्योंकि आपने इसका कार्यकाल देखा 1870 से लेकर 1924 तक का रहा है और उसके बीच में ही 1917 आता है जब रूस की क्रांति हुई थी। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसमें अपनी। और उसके बाद का जो सोवियत समाजवादी गणराज्य है उनकी भी स्थापना या फिर संस्थापक इनको कहा जा सकता है, अध्यक्ष कहा जा सकता है। तो इनके बारे में इतना ही जानेंगे, कब से लेकर कब तक का शासनकाल था इनका शासनकाल था
1870 से लेकर 1924 तक का। और इनके बाद जो दूसरे जो सबसे प्रमुख नेता हैं सोवियत संघ के अंतर्गत वो है मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बारे में तो आपको पता होगा। इसी के बाद क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ है वो बिखर गया था, विघटन हो गया था और वो समाप्त हो चुका है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो वो प्रयास कर रहे थे उससे जनता भी खुश नहीं थी और उनके अंदर यानी कि उस पार्टी के अंदर जिसका नेतृत्व मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे थे उस पार्टी के सदस्य भी उनसे खुश नहीं थे। पार्टी के सदस्य को लग रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां कम पड़ती जा रही थी। क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव क्या कर रहे थे, जो सोवियत संघ है उसके हित के लिए कार्य कर रहे थे। पर जनता को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं, उन्हें अपनी गति तेज करनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आज़ादी का स्वाद चख रहे थे। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो भी चीज़ है हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में हुआ है। वो क्या सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लास्ट राष्ट्रपति थी। कब से लेकर कब तक का जो कार्यकाल है इसका प्रश्न सीबीएसई के द्वारा पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। 1985 से लेकर 1991 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इतना ही हम जानेंगे, क्योंकि इतना ही क्या है इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। एक हमारे सामने ये जो मैप है इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा हमें, तो जिससे आपको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जितना भी येलो में है वो नाटो के सदस्य हैं, सारे के सारे देश। जितने रेड में हैं वो यूएसएसआर के सदस्य हैं और बाकी सारे क्या है, यानी कि दो महाशक्तियों बटा हुआ था। तो येलो वाला क्या है, नाटो के सदस्य यानी कि यूएसए का समर्थक है ये सारे के सारे देश, और ये सारे के सारे क्या हैं, यूएसएसआर के समर्थक हैं, यानी कि वार्सा पैक्ट में शामिल थे। आप देख सकते हैं नाटो में कौन कौन शामिल था। फ्रांस था, इटली, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, आप देख रहे हैं यहाँ पर बेल्जियम, ये सारे के सारे शामिल थे। ब्रिटेन हो गया। और यूएसएसआर सोवियत संघ में कौन सा देश शामिल था, सोवियत संघ हो गया एक, तो फिर हो गया यहाँ पे पोलैंड, बर्लिन, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ में था, इसीलिए इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। और यूएसए इस गठबंधन को क्या है, पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। रोमानिया हो गया, फिर युगोस्लाविया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। हंगरी हो गए, ये सारे के सारे यूएसएसआर में शामिल थे। तो ये बात होगी नाटो के कौन से सदस्य हैं और यूएसएसआर के कौन से सदस्य हैं। अब एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में से, जो चैप्टर 2 है आपका, उसमें से आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली दुनिया के जो देश हैं उनके नाम आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ठीक बताना होगा या फिर 3 ठीक दे दिया जाएंगे, उसमें से एक गलत बताना होगा। तो ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहली दुनिया के, दूसरी दुनिया के और तीसरी दुनिया के। तो कैसे याद करेंगे आप, जितने भी नाटो के सदस्य थे यानी कि जितने भी यूएसए के समर्थक थे वो सारे के सारे पहली दुनिया के देश हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जितने भी आपके यूएसएसआर के समर्थक थे यानी कि वार्सा पैक्ट में सदस्य थे, उनके वो सारे के सारे दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड हो जाएगा आपका, दूसरी दुनिया हो जाएंगी। अब तीसरी दुनिया में कौन आता है, जो नव स्वतंत्र देश थे, यानी जिनका बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध है जब वह समाप्त हो गया था उसके बाद दो महाशक्तियाँ हो गई थी। तो उसके बाद में जो अस्तित्व में आए हैं नव स्वतंत्र देश हैं। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो तीसरी दुनिया के देश कौन है, जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ है, वो तीसरी दुनिया में आएगा। इसमें आपका जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया की जो कंट्रीज़ हो गई वो सारे के सारी आएंगी, जिसमें भारत भी आपका तीसरी दुनिया में शामिल है, क्योंकि इसका अभी तक विकास नहीं हुआ है, विकासशील है यानी कि अभी अपना विकास कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यही मेरा पहले मैंने आपको नाटो और वार्सा पैक्ट के जो सदस्य हैं इसीलिए दिखाए थे कि आपको पता चल जाए कि पहली दुनिया के देश में कौन है, दूसरी दुनिया के देश में कौन कौन शामिल है। अब अपने जो MCQs हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण था, यानी कि ये जो 2 ध्रुवीय विश्व हो गया था तो उसका पतन किस प्रकार से हुआ, कैसे वो खत्म हो गया, कैसे वो समाप्त हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं साथ साथ में। और मुझे आप मार्क्स बताना मत भूलिएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरा सोवियत संघ का पतन, तीसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और चौथा है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो 2 ध्रुवीय विश्व किस तरीके से समाप्त हुआ था, आपको पता है 1945 के बाद क्या हुआ था, 2 ध्रुवीय विश्व हो गया था। एक तो यूएसए था पहला और दूसरी महाशक्ति कौन थी, यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का पतन होता है वैसे ही क्या होता है, 2 ध्रुवीय विश्व समाप्त हो जाता है और शक्ति क्या है, अमेरिका के हाथों में चली जाती है, एक महाशक्ति बनकर बैठ जाता है। और अनेक जो शक्तियां हैं जो महाशक्ति बन सकती हैं उनकी भी पहचान होनी शुरू हो जाती है।
तो यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का जो पतन है यानी कि समाप्त कैसे हुआ, वो तो सोवियत संघ का जैसे ही पतन हुआ वैसे ही क्या है, दो ध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने बी ऑप्शन कहा है बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? तो जो सोवियत संघ है यानी कि यूएसएसआर है, उसमें कौन से दल की प्रधानता रही है? दल यानी कौन सी पार्टी की प्रधानता रही है? पहला यहाँ पे है अनुदार दल की, दूसरा यहाँ पर है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरा यहाँ पर है साम्यवादी दल और चौथा यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मैं आपको बता दूं जो सोवियत संघ है वो अगर देखा जाए तो वो क्या साम्यवादी है। इसका मतलब है कि उसने पूंजीवाद को नहीं अपना रखा है, वो समाजवादी है, साम्यवादी है। तो वहाँ पर कौन से दल की प्रभुता रही थी? वहाँ पर किस दल के पास पावर रही थी? एक पार्टी रही थी जिसने 70 सालों तक क्या किया था, शासन किया था सोवियत संघ पर, यूएसएसआर पर। उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी एक क्या थी, साम्यवादी दल थी, एक साम्यवादी पार्टी थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में क्या चीज़ लागू की थी? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेट्राइस्का, दूसरा है ग्लासनोस्ट, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा यहाँ पर कोई नहीं। तो इसका होगा उपरोक्त दोनों। जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसने पेट्राइस्का भी लागू की थी और ग्लासनोस्ट भी की थी, तो इसलिए उपरोक्त दोनों क्या है, इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत एवं रूस के संबंध में किस प्रकार के रहे? भारत और रूस के जो संबंध है वो किस प्रकार के रहे हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अच्छे रहे, दूसरा है खराब रहे, तीसरा गतिहीन रहे और चौथा है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो भारत और रूस के जो संबंध है यानी कि सोवियत संघ जैसे समाप्त होता है तो जितनी सोवियत संघ के पास जितनी शक्तियां थी वो रूस के पास चली जाती हैं। तो भारत और जो रूस के संबंध है वो क्या है, अच्छे रहे हैं। रूस ने हर प्रकार से क्या किया, भारत की मदद की है, वो चाहे वो सैनिक तौर पर किया हो या फिर जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से की हो, तकनीकी सहायता प्रदान की हो। और यहाँ तक कि रूस में क्या है, जो हिंदी फिल्में हैं वो भी खूब मशहूर हैं। तो रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, तो ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए व्लादिमीर पुतिन, तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कब वो खत्म की गई थी यानी कब वो तोड़ दी गई थी, ये नहीं पूछा गया कब बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है यहाँ पर 1955, सी है 1961 और डी है 1965। तो बताइए कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की जो दीवार है वो क्या है, 1961 में बनाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी 1961 में ही हुआ था स्टार्ट, तो आपको ध्यान रखना है। और प्रथम गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन है वो भी 1961 में ही हुआ था। तो एक डेट को आप अगर दूसरे से इंक्लूड करके चलेंगे, उसे मिलाते हुए चलेंगे, तो आपको और बाकी चीज़ें भी याद रहेंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, इसी तरीके की आप वीडियोस मिलती रहेंगी आपको चैनल पर। और ये जो पॉल साइंस की सीरीज़ है आपकी TTS में चलेगी, और TTS में यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 9 PM पे हुआ करेगी आपकी क्लास। तो आप टाइम पर क्या है ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। 7 देखिए यहाँ पे है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो बर्लिन की जो दीवार है उसे कब गिराया गया? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टरों में कॉमन क्वेश्चन है। कब गिराया गया? पहला ऑप्शन 1979, दूसरा है यहाँ पे 1961, तीसरा है 1986 और चौथा है यहाँ पर 1989। तो बर्लिन की जो दीवार है वो कब गिरी थी? यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन इसमें है 1989, ये सही होगा। आपको पता होगा 1990 में, जो 1990 है उसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिल गए थे, एकीकरण हो गया था उनका। तो उससे पहले वाले साल क्या हुआ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो बर्लिन की दीवार उनका विभाजन कर रही थी, उनको अलग कर रही थी, उस बर्लिन की दीवार को क्या है जनता के आक्रोश ने तोड़ गिराया। तो एक साल पहले गिरा दिया और 1990 में दोनों के दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। और 1991 में क्या हुआ, जो सोवियत संघ है, USSR है, उसकी समाप्ति हो गई, उसका पतन हो गया। तो ये 3 जो डेट है आप लाइन वाइज याद करते चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय लेनिन के जीवन काल से संबंधित है? तो लेनिन के जीवन काल से कौन सा समय संबंधित है, जैसे कि हमने अभी देखा था लेनिन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है 1920 से लेकर 1974 तक, बी है 1935 से 1995 तक, सी ऑप्शन है 1930 से 1970 तक और डी है यहाँ पर 1870 से लेकर 1924 तक यानी कि 1924 तक। तो ये देखिए जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 1870 से लेकर
1924 तक क्या था, लेनिन का जो जीवन काल है उसका संबंध है इस सन से, क्योंकि इसी सन के में क्या हुआ था, लेनिन का जो शासन है, शासनकाल यही रहा था। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। पूर्व सोवियत संघ का मतलब है कि जो पहले सोवियत संघ था, क्योंकि सोवियत संघ के पास जितनी भी जिम्मेदारियां थी, जो भी उसके पास पावर थी, वो सारी की सारी अब रूस के पास चली गई है, रूस के पास हस्तांतरित हो गई है। हस्तांतरित का मतलब होता है शिफ्ट होना, तो रूस के पास चली गई है। यानी कि यूएनओ में देखें तो सोवियत संघ पहले यूएनओ का सदस्य था, अब सोवियत संघ नहीं रहा तो रूस ने उसकी जगह ले ली है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो और बाकी जितनी भी संधियां सोवियत संघ ने की थी, तो वहां पर क्या है, रूस अब उस संधियों को संभाल रहा है। तो रूस क्या था, रूस की पावर ज़्यादा थी सोवियत संघ में, इसी कारण क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जितनी पावर थी सोवियत संघ की वो रूस के पास चली गई। तो पूर्व सोवियत संघ का मतलब है जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था कभी, तो उसका विघटन कब हुआ था, उसका पतन कब हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर 1990 में, बी है यहाँ पर 1991 में, सी है 1992 में और डी है यहाँ पर 1993 में। जैसे कि हमने अभी ऊपर चर्चा की, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था संघ का विघटन कब हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वहीं पर आपको बताया जाएगा कि इसका सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ। तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ, 1980 में पहला ऑप्शन बोलता है, दूसरा ऑप्शन है 1990 में, तीसरा है 1991 में और चौथा है यहाँ पर 1992 में। तो देखिए 1989 में क्या हुआ था, जो बर्लिन की दीवार है वो तोड़ दी गई थी और इससे अगले साल क्या हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ये दोनों मिल गए थे। तो 1990 में मिले थे, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यूरोपियन संघ ने यूरोपियन संविधान कब पारित किया। तो यूरोपियन जो संघ है उसने यूरोपियन संविधान है वो 1994 में लागू किया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपने पद से त्याग पत्र दिया। तो मिखाइल गोर्बाचेव है उसने कब त्याग पत्र दिया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है 25 दिसंबर 1991 में। तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी दिन क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से क्या है, त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वार्साई संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई। तो जो वार्साई संधि है वो हुई थी जुलाई 1991 में समाप्त। आपको ध्यान रखना है जुलाई 1991 में। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर रहा था, तो उसका महत्वपूर्ण प्रतीक क्या था। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरती है वैसे ही क्या है, शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो महाशक्तियों में आपस में मतभेद होता था और कभी भी युद्ध होने की स्थिति रहती थी, उसी को शीत युद्ध कहा जाता था। तो बर्लिन की दीवार क्या है, इसका महत्वपूर्ण प्रतीक थी, आपको ध्यान रखना है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई। तो रूस में जो साम्यवादी क्रांति, जैसे कि हमने नोट्स में भी देखा था, तो देखिए कब हुई थी। ऑप्शन ए 1907 कहता है, बी यहाँ पर 1947, सी बोल रहा है 1917 और डी यहाँ पर कह रहा है 1957। तो रूस में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 में, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1917। और उसी के बाद क्या है, जो सोवियत संघ है वो सामने आया था, अस्तित्व में आया था। तो आपको ध्यान रखना, साम्यवादी क्रांति हुई थी रूस में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव किस वर्ष सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी के महासचिव चुने गए थे। तो कौन से समय में उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी, इनडायरेक्टली ये पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए कहते हैं मार्च 1985, बी बोलते हैं मार्च 1980, सी बोलते हैं मार्च 1979 और डी कहता है मार्च 1977। तो कब हुआ था, उन्होंने सत्ता संभाली थी मार्च 1985। आपको ध्यान रखना है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब त्यागपत्र दिया था, उन्होंने त्यागपत्र दिया था 25 दिसंबर 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो 25 दिसंबर 1991 में त्यागपत्र दिया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भारत व सोवियत संघ में मित्रता संधि किस वर्ष हुई थी। तो अगर आप सेकंड बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ था, मित्रता संधि हुई थी। मित्रता संधि यानी कि अमेरिका और चीन के बीच में क्या हो गया था, अच्छे संबंध हो गए थे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच में। और हमें क्या लगा कि हमारे ऊपर पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, अमेरिका जैसी महाशक्ति है। तो इसलिए इसी डर के कारण क्या किया, भारत ने मित्रता संधि की, वो भी सोवियत संघ के साथ, कि अगर कभी बाई चांस क्या हो, युद्ध की स्थिति हो, तो वो क्या करे, उसकी मदद करे। पर वो क्या है, गुट निरपेक्ष रहा था। यहाँ पर केवल मित्रता संधि हुई थी, पर वो क्या है, उसमें शामिल नहीं हुआ था भारत।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब हुई थी मित्रता संधि? ये हमारा जो पाकिस्तान का युद्ध है उससे पहले ही हुई थी, 1971 में हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सोवियत संघ से अलग होने वाली घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो सबसे पहले किसने घोषणा की थी कि वो क्या है, सोवियत संघ से अलग हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बोल रहा है यूक्रेन, बी कजाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान और डी यहाँ पर है लिथुआनिया। तो बताइए इसका कौन सा ठीक होगा? लिथुआनिया ही क्या है, इसका ठीक ऑप्शन होगा डी वाला। क्यों? क्योंकि इसने ही पहले सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी। तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बोरिस येल्त्सिन कब रूस के राष्ट्रपति बने थे? तो बोरिस येल्त्सिन कब बने थे रूस के राष्ट्रपति? आपको पता होगा ये लास्ट वाले राष्ट्रपति हुए हैं सोवियत संघ के, यानी कि रूस, क्योंकि बाद में सोवियत संघ क्या है, रूस हो गया। तो सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति रहे थे। तो 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया। तो उस समय क्या है, ये क्या है, बोरिस येल्त्सिन सत्ता संभाल रहे थे। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया था और रूस के पास सत्ता चली गई थी सारी की सारी पावर। तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन क्या है, रूस के राष्ट्रपति बने थे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसी संसद ने कब सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? यानी कि जो रूसी संसद है उसने कब फैसला किया कि वो क्या है, सोवियत संघ से अलग हो जाएगी? रूस ने कब फैसला किया? तो उन्होंने किया था जून 1990 में। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें डेट जो है चैप्टर 2 में आपकी थोड़ी ज़्यादा है, पर आप इसे रिलेट करते हुए चलेंगे तो याद रहेगा। रूस ने 1990 में फैसला ले लिया था, रूस की जो संसद है उसने, कि वो सोवियत संघ से अलग हो जाएगी, अपना स्वतंत्र देश बनाएगी। अब देखिए 21 वाला क्वेश्चन, प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? जैसे कि हमने मैप से भी समझा है कि प्रथम विश्व कौन सा है, द्वितीय विश्व कौन सा है, तृतीय विश्व कौन सा है। प्रथम विश्व कौन सा था? जो अमेरिका के अंडर आता है, यानी कि अमेरिका के जितने भी सदस्य हैं, नाटो के जितने भी सदस्य हैं, अमेरिका के जितने भी समर्थक देश थे, वो सारे के सारे प्रथम विश्व में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर पूंजीवादी देशों को लिख रखा है, बी कह रखा है साम्यवादी देश, सी विकासशील देश और डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि यूएसए क्या है, एक पूंजीवादी देश है। तो अगर हम देखें कि ये जो महाशक्तियां थी, तो इनके बीच में जो ये लड़ाई चल रही थी, तनबनी चल रही थी, उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच में जो लड़ाई है ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूएसए क्या है, पूंजीवादी था और यूएसएसआर क्या था, सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी था। तो उनके बीच में, उनकी विचारधारा के बीच में लड़ाई थी असल में ये। तो यहाँ पर देखिए, जो यूएसए है उसके समर्थक वाले देशों को प्रथम विश्व कहा जाता है। तो यूएसए पूंजीवादी देश है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जितने भी पूंजीवादी देश थे, क्योंकि यूएसए के समर्थक में कौन होगा, उनके सपोर्ट में कौन होगा? जिनकी विचारधारा भी पूंजीवादी होगी, जिन्होंने पूंजीवादी अपना रखा होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 22, निम्न में से कौन दूसरे विश्व के देश कहे जाते हैं? तो दूसरे विश्व का कौन सा देश कहा जाता है इसमें से? पहला यहाँ पर गुलाम देश, दूसरा लिख रखा है ऑप्शन यहाँ पर नव स्वतंत्र देश, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के गरीब देश और चौथा यहाँ पूर्व सोवियत संघ और सोवियत गुट के देश। तो अगर देखा जाए, नव स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया के हैं, गुलाम देश मतलब कि जो गुलाम हैं, मतलब कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी गुलाम रहे थे, तो वो भी आपके तीसरी दुनिया में आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो गरीब देश है, गरीब देश यानी कि जो अपना विकास नहीं कर पाए हैं, जो विकसित नहीं है, विकासशील हैं जो, तो वो भी क्या है, वो तीसरी दुनिया में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको बस थोड़ा सा इसमें सोचने की ज़रूरत होगी। तो देखिए, समझने की भी ज़रूरत होगी। तो जो पूर्व सोवियत संघ है, यानी कि जो पहले सोवियत संघ था, और सोवियत संघ के जो सोवियत गुट यानी कि सोवियत जो ग्रुप यानी कि जो वार्सा पैक्ट के सदस्य रहे हैं, वो क्या है, वो आपके दूसरे विश्व के देश हैं। तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जितने साम्यवादी देश थे या फिर साम्यवाद के समर्थक वाले देश थे, वो सारे के सारे भी क्या है, दूसरे विश्व के अंदर आते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, बस एक बार समझ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हर चीज़ ईजी हो जाती है। 23 हमारे सामने क्वेश्चन है, तीसरे विश्व के देशों में किसे शामिल किया जाता है? तो तीसरे विश्व के देशों में, जैसे मैंने आपको बताया, जो नव स्वतंत्र देश होते हैं, जो विकासशील हैं अभी, उन्हें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विकासशील जो देश हैं उन्हें शामिल किया जाता है। 24 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, 24 वाला, प्रथम विश्व में किस देश को शामिल किया जाता है? तो प्रथम विश्व में किसको शामिल किया जाता है, किस देश को? यहाँ पे फर्स्ट है अमेरिका, बी यहाँ पर है ब्रिटेन और सी फ्रांस और डी यहाँ पर कह रहे हैं उपरोक्त सभी।
तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने जैसे मैप में देखा कि जो अमेरिका है उसके समर्थन में ब्रिटेन भी था और फ्रांस भी था और नाटो में भी शामिल था, तो इसलिए क्या है, तीनों के तीनों क्या है, प्रथम विश्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो अमेरिका के समर्थक वाले जितने भी देश हैं वो प्रथम विश्व में आते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 25 वाला, द्वितीय विश्व में कौन से देश शामिल थे? तो द्वितीय विश्व में कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन ए यहाँ पर सोवियत संघ, बी यहाँ पे पोलैंड, सी हंगरी और डी उपरोक्त सभी। तो जैसे कि आपने मैप देखा तो मैप से आपको आधी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो सोवियत संघ के समर्थन में पोलैंड भी थे और हंगरी भी था। जैसे कि आपने देखा था जो रेड वाला मैप में एरिया था वह सारा का सारा सोवियत संघ वाला था और द्वितीय विश्व वाला था। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, सोवियत संघ के समर्थक थे, इसी कारण क्या है जो दूसरा विश्व है उसके अंतर्गत आते थे। अब देखिए 26 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरे विश्व में शामिल देश है। तो तीसरे विश्व में कौन शामिल है? ए भारत, बी ब्राजील, सी घाना और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, भारत, ब्राजील और घाना, तीनों के तीनों क्या है, नव स्वतंत्र देश थे, विकासशील देश थे, इसी कारण क्या है ये तीसरे विश्व के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर 27 वाला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रथम विश्व का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रथम विश्व का अगर नेतृत्व देखा जाए तो किसके हाथों में रहा? पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा भारत और चौथा यहाँ पे इंग्लैंड। तो प्रथम विश्व का नेतृत्व किसके हाथ में रहा होगा? मेन कौन था? अमेरिका था। अमेरिका के समर्थक वाले देश प्रथम विश्व में आते हैं, तो इसीलिए प्रथम विश्व का नेतृत्व किस में रहा? अमेरिका में रहा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन पूछ रखा है, द्वितीय विश्व का नेतृत्व किसके हाथ में रहा? तो द्वितीय विश्व का नेतृत्व सोवियत संघ के पास रहेगा, और सही बात है सोवियत संघ के पास रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उसके समर्थक वाले देश ही क्या थे, द्वितीय विश्व में आते हैं। तो मेन कौन रहा है इसमें? सोवियत संघ रहा है, उसका नेतृत्व रहा है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। द्वितीय विश्व के बिखराव का कारण है, तो द्वितीय विश्व का जो बिखराव है इसका मतलब है कि जो सोवियत संघ का जो बिखराव हुआ है, इनडायरेक्टली ये पूछ रखा है कि सोवियत संघ का जो पतन हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है उसका। तो पहला यहाँ पे है स्टालिन का आक्रमण, स्टालिन की आक्रामक नीतियाँ, बी है यहाँ पर चीन की आकांक्षाएं, सी है यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो स्टालिन है उसकी आक्रामक नीतियां भी इसमें सहयोग दिया कि जो सोवियत संघ है उसका पतन हो सके। चीन की आकांक्षाएं यानी कि चीन ये चाह रहा था कि सोवियत संघ समाप्त हो जाए तो सारी पावर मेरे पास आ जाएगी, मैं ही एक साम्यवादी देश बनकर रह जाऊंगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत अहम भूमिका निभाई इसमें, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए जो नव स्वतंत्र देश थे ना तो वो अमेरिका में जा सके और ना ही वो क्या है सोवियत संघ में जा सके, और साथ ही साथ क्या है इनको अलग, साथ ही साथ क्या है इन महाशक्तियों पर रोक लगाने में भी कामयाब रहे। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। अब 30 वाला देखिए, बल्कान का शाब्दिक अर्थ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे संबंध, बी है टूटन, सी है संधि और डी है युद्ध। तो बल्कान का अर्थ होता है टूटन यानी कि टूटना, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौमी कौम का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो कौमी कौम का किस देश से संबंध है? पहला यहाँ पर है ब्रिटेन से, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा भूतपूर्व सोवियत संघ से और चौथा यहाँ पर जापान से। तो देखिए भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि पहले का जो सोवियत संघ था उसी से क्या है कौमी कौम का संबंध है। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए 32 वाला जो क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस पर आधारित थी? पहला यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था पर, दूसरा समाजवादी व्यवस्था पर, तीसरा उदारवादी व्यवस्था पर और चौथा यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। तो जो सोवियत प्रणाली है वो किस पर आधारित थी? समाजवादी व्यवस्था पर थी यानी कि साम्यवादी व्यवस्था पर थी, क्योंकि विचारधाराओं का तो युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अमेरिका ये चाहता था कि विश्व में क्या पूंजीवादी जो विचारधारा है वो कायम हो जाए, इसीलिए क्या है उसने गुट बनाया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजीवादी देश है वह शामिल हों। ये चाहता था, अपनी पावर दिखाना चाहता था कि मैंने जो अपनाया है वही विश्व ने अपनाया है। पर वहीं पर जो यूएसएसआर है वो ये सोच रहा था कि मैंने समाजवाद अपनाया है तो पूरा विश्व क्या है समाजवादी होना चाहिए, और इसीलिए उसने भी अपना एक गुट बनाया, अपना ग्रुप बनाया, वार्सा पैक्ट, और ये दिखाने की कोशिश की कि समाजवाद क्या है, समाजवाद के समर्थक ज़्यादा हैं, उसके सपोर्टर ज़्यादा हैं। तो ये विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो ये बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि जो हमारा चैप्टर 3
आपको पता होगा चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 2 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम उसे अलग से करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा हो गया है और चैप्टर 3 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं सीबीएसई के द्वारा जो इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर 2 में, तो हम उसे चैप्टर 3 नाम ही देंगे और उसमें हम उसे कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।